में कपड़े सिलने वाली गरीब माँ बेटी। नीलू बेटा ला, तेरे ये कपड़े सिल दूं। बहुत फट गई है, तुझे ठंड लग रही होगी। नहीं नहीं माँ, मेरे पास तो एक ही फ्रॉक है। अगर मैं इसे उतार कर आपको सिलने के लिए दे दूंगी फिर तो मुझे बहुत ही ठंड लगेगी। नहीं माँ, आप रहने दो, मैं ऐसे ही फटे हुए कपड़े में रह लूंगी। अरे नीलू बेटा, ये ले, ये पड़ोस की राधा बिटिया की फ्रॉक है। तू थोड़ी देर के लिए इसे ही पहन ले, तब तक मैं जल्दी से तेरी ये फ्रॉक सिल देती हूँ। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठंड बहुत है। ला, मैं फटाफट से सिल देती हूँ। ठीक है माँ। सुजाता और नीलू हीरपुर गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। नीलू के पिता भोला दास बहुत ही बड़े जुआरी और नशेड़ी थे। वो दिन भर शराब और जुआ खेलता रहता था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। सुजाता किसी तरह गांव के लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन उसमें भी भोला दास उसे चैन से नहीं रहने देता था। वो अक्सर सुजाता के जोड़े हुए पैसे या तो उससे छीन लिया करता या फिर उसे घर से चुराकर उसकी शराब पी जाया करता था। ए सुजाता, कहाँ मर गई? आज आप फिर से शराब पी कर आ गए। आखिर आप ये शराब पीना कब छोड़ेंगे? मेरा शराब से गहरा नाता है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसे कभी नहीं छोड़ सकता, समझी? चल मुझे पैसे दे। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? एक तो खुद तो कुछ कमाते नहीं हो, ऊपर से मुझसे ही पैसे मांगते हो। लेक्चर मत दे मुझे, चल मुझे पैसे दे। ला। उसके बाद भोला दास सुजाता के हाथ से पैसे छीनकर वहाँ से चला जाता है। सुजाता आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को ठंड में जमीन पर सिकुड़ते हुए देखती रहती है। हे भगवान, आखिर कब इनको बुद्धि आएगी? कब ये अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? जाने हम गरीबों की किस्मत में क्या लिखा है। सुजाता फिर से अपने सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलने लगती है। वो दिन रात लोगों के कपड़े सिलती और नीलू घर का सारा काम करती, लेकिन इस काम से भी उसका बहुत ही मुश्किल से गुजारा चल रहा था। खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत थी। अब इस करकराती ठंड में गरम कपड़े पहनना उन दोनों माँ बेटी के नसीब में कहाँ था। लेकिन भोला दास को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस शराब के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन भोला दास फिर से शराब की नशे में घर आया और बोला, ये सुजाता, चल पैसे निकाल, मुझे पैसे दे। लाज शर्म है कि नहीं? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? खुद कमाने की जगह मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। अरे कैसे इंसान हो तुम? तू मुझसे जबान लड़ाएगी? मुझसे? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। उसके बाद भोला दास गुस्से से पास रखा एक डंडा उठाता है और सुजाता की खूब पिटाई करता है। मर गई रे, हाँ बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर नीलू दौड़ते हुए वहाँ आती है और अपनी माँ को बचाते हुए कहती है, पापा रुक जाइए पापा, हम माँ को छोड़ दीजिए, उन्हें मत मारिए, छोड़ दीजिए माँ को पापा। अपनी बेटी को देखकर भोला दास गुस्से से वो डंडा वहीं फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। नीलू देखती है कि उसकी माँ के सर से काफी ज्यादा खून बह रहा है। माँ, आपके सर से तो बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। मैं अभी आपके सर में दवाई लगाकर कपड़े से पट्टी कर देती हूँ, आपका दर्द ठीक हो जाएगा माँ। तभी सुजाता रोते हुए कहती है, बस तेरे लिए ही ये सब झेल रही हूँ बेटा, वरना मैं कब की ये सब छोड़कर कहीं जाकर मर गई होती। न जाने भगवान ने हम गरीबों की किस्मत में गरीबी के साथ साथ इतना दुख क्यों लिख दिया है। माँ ऐसा मत कहिए, अगर आपको कुछ हो गया फिर मेरा क्या होगा माँ? उसके बाद दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती है। गांव के सभी लोग भी उनकी इन हालातों की वजह से उन्हीं से कपड़े सिलवाया करते थे। वैसे भी सुजाता के हाथों में सिलाई का जादू था, लेकिन गांव के लोग उसे उसकी सिलाई के बहुत ही कम पैसे दिया करते थे। बेचारी सुजाता खुद तो लोगों के नए नए कपड़े सिलती, लेकिन खुद ठंड में ठिठुरती रहती। अरे ओ सुजाता, ये लो, इसके अच्छे से डिजाइन वाला ब्लाउज बना देना, और ये रही इसकी 2 साड़ी, इसमें भी फॉल लगा देना। ठीक है, लाओ दो, कल ले जाना। तभी वहाँ पड़ोस की लक्ष्मी आती है। अरे ओ सुजाता, मेरे गरम कुर्ती सिल गई है क्या? हाँ लक्ष्मी, ये लो तुम्हारी कुर्ती। ठीक है, ये लो तुम्हारी सिलाई के 100 रुपए।
अरे लक्ष्मी बहन, ये 100 रुपए तो इस कुर्ती के लिए बहुत ही कम है। इसमें तो 50 रुपए का मैंने लेस ही लगाया है। भला इतने कम में क्या होगा? इसकी सिलाई तो 250 से 300 रुपए है। लक्ष्मी बहन, थोड़े और पैसे दे देती तो अच्छा होता। इस ठंड में मैं भी अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े खरीद लेती। आखिर इतनी ठंड में मैं आप लोगों के इतने मेहनत से कपड़े सिलती हूँ। अरे सुजाता बहन, रख लो। इतना तो कमाती हो, फिर भी रोती ही रहती हो। हर बार तुमसे ही तो कपड़े सिलवाती हूँ, अब हमसे भी इतना मुनाफा कमाओगे क्या? अरे हम सब तुम्हें अपना समझते हैं, तभी तो तुम्हारे पास कपड़े सिलवाने आते हैं, वरना गांव में तो और भी दर्जी है जो तुमसे भी अच्छे कपड़े सिलती है, वहाँ से न सिलवा लूं? ये सुनकर सुजाता कुछ नहीं बोल पाती है। वो नम आँखों से अपनी बेटी नीलू को ठंड से ठिठुरते हुए देखती रहती है। उसने अपने पति से बचाकर कुछ पैसे जोड़ रखे थे ताकि वो नीलू के लिए गर्म स्वेटर और टोपी खरीद सके, लेकिन भोला दास उसकी भी शराब पी लेता है। एक दिन सुबह सुबह सुजाता अपनी बेटी को आवाज देती है, अरे नीलू बेटा, सुबह हो गई है बेटा, उठ जा बेटा, वरना देर हो जाएगी। सुजाता नीलू को कई बार आवाज लगाती है, लेकिन नीलू कोई जवाब नहीं देती। सुजाता जब नीलू के पास आकर उसका बदन छूकर देखती है तो कहती है, हे भगवान, इसका शरीर तो बुखार से तप रहा है, लगता है इसे ठंड लग गई है। उसके बाद सुजाता गर्म तेल से नीलू की अच्छे से मालिश करती है और काढ़ा बनाकर उसे पीने को देती है। थोड़ी देर बाद उसका बुखार कुछ कम होता है। माँ, मुझे आज रात में बहुत ठंड लग रही थी। माँ, इस पतली सी चादर में ठंड नहीं जाती है। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैंने तेरे पापा से छुपाकर कुछ पैसे रख रखे हैं। मैं आज ही उन पैसों से बाजार जाकर तेरे लिए गर्म कम्बल खरीद कर ले आऊंगी। उसके बाद तुम्हें ठंड में ऐसे नहीं सोना पड़ेगा। अब से तू भी कम्बल ओढ़ कर सोएगी। उसके बाद सुजाता चावल के डब्बे में अपने जोड़े हुए पैसे ढूंढने लगती है। अरे पैसे कहाँ गए? यही तो रखे थे। हे भगवान, पैसे कहाँ चले गए? सुजाता अपने घर में छान मारती है, लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिलते। तभी भोला दास लड़खड़ाता हुआ घर आता है। माँ, अब समझ आया कि पैसे कहाँ गए? हाँ बेटा, सब समझ में आ गया। इस आदमी ने मेरी जिंदगी नरक बनाकर रख दी है। माँ प्लीज, अब आप इस बारे में पापा से कुछ मत कहना, वरना वो फिर आपको मारेंगे। इतना कहकर नीलू अपनी माँ के गले लग जाती है। ये पहली बार नहीं था। भोला दास अक्सर अपने घर से पैसे ढूंढता। अगर उसे कहीं छुपाए हुए पैसे मिल जाते तो वो उसे चुराकर उसका शराब पी जाया करता था। माँ, अब क्या करोगी? अब ठंड से बचने के लिए कम्बल कैसे लाओगी? माँ, तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी जमींदार जी से कुछ पैसे उधार लेकर आती हूँ, फिर उसी से कम्बल खरीद कर ले आऊंगी। सुजाता जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी, तभी भोला दास वहाँ लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से तड़पने लगता है। पापा, ये आपको क्या हुआ? पापा, माँ देखो ना, पापा को क्या हुआ है? भोला दास दर्द के मारे जोर जोर से रोता जा रहा था। माँ, पापा को पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले चलो, लगता है इन्हें भी ठंड लग गई है। उसके बाद दोनों माँ बेटी जैसे तैसे भोला दास को उठाकर पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ भोला दास के चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, देखिए, हमने इनका सैंपल ले लिया है। इनकी रिपोर्ट आने में 2 दिन का समय लगेगा। तब तक इन्हें शराब तो बिल्कुल नहीं पीने देना और खाने में दलिया और खिचड़ी ही देना। अभी तो मैंने उन्हें दवाई दे दी है, आप इन्हें ले जाइए और 2 दिन बाद लेके आइएगा। लेकिन भोला दास कहाँ मानने वाला था। दर्द में आराम मिलते ही वो फिर से शराब पीने लगा। तभी नीलू उसे देखकर कहती है, पापा, डॉक्टर ने आपको शराब पीने से मना किया है, मत पीजिए ना शराब। अरे चल निकल यहाँ से, भागती है, तेरी भी पिटाई करूँ। उसके बाद नीलू रोते हुए अपनी माँ के पास आती है। नीलू बेटा, रहने दे, अपने पापा से कुछ मत बोल। माँ, अगर पापा को कुछ हो गया फिर तो मैं अनाथ हो जाऊंगी ना माँ। पापा हमें छोड़कर चले जाएंगे माँ।
नीलू बेटा चुप हो जा, मैं हूँ ना तेरी माँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। डॉक्टर के मना करने के बाद भी भोला दास शराब पीना नहीं छोड़ता है और उसकी हालत बिगड़ती चली जाती है। एक दिन फिर से भोला दास के पेट में बहुत तेज दर्द उठा और वो दर्द से छटपटाने लगा। उसे सुजाता और नीलू किसी तरह से उठाकर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। जांच करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, ज्यादा शराब पीने की वजह से इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, इन्हें अभी भर्ती करनी पड़ेगी। आप जल्दी से एक किडनी का इंतजाम कीजिए, वरना इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर भोला दास के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। वो रोते हुए अपनी बेटी और पत्नी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन वो उसे कुछ बोल नहीं पाया। डॉक्टर भोला दास को भर्ती कर लेता है। माँ, अब क्या होगा माँ? क्या अब मेरे बाबा मर जाएंगे? नहीं नीलू बेटा, नहीं मरेंगे। मैं अपनी एक किडनी उन्हें दे दूंगी। डॉक्टर साहब कह रहे थे एक किडनी पर भी इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो? नहीं माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकती। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ माँ। नीलू बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा, तो बस भगवान पर भरोसा रख। सुजाता डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपने पति के लिए किडनी खरीद सकूं। आप मेरी एक किडनी निकालकर उन्हें लगा दीजिए। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर सुजाता की एक किडनी निकालकर भोला दास को लगा देता है। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद भोला दास को होश आ जाता है और कुछ दिनों उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। इस दौरान नीलू अपनी माँ और पापा का अच्छे से ख्याल रखती है। वो दोनों की खूब सेवा करती है। अब आप दोनों घर जा सकते हैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद भोला दास अपनी पत्नी सुजाता के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो सुजाता, मैंने तुम्हें और अपनी बेटी को कभी सुख नहीं दिया, बल्कि दुख ही देता रहा। लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। सच में तुम किसी देवी से कम नहीं हो। आज के बाद मैं खूब मेहनत करूँगा और तुम दोनों के चरणों में तमाम जीवन की खुशियाँ ला कर दूंगा। उसके बाद भोला दास एक कंपनी में मुंशी का काम करने लगता है। उस दिन से भोला दास ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। सोने और चांदी का जादुई स्कूल। पूनम और रिंकी दोनों अपनी माँ गोमती के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। रिंकी जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। गोमती किसी तरह दूसरे के घरों में काम करके अपना खर्चा चलाती थी। पूनम बेटा, मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तुम अपना और रिंकी का ध्यान रखना। ठीक है माँ। माँ, आज तो आते वक्त मेरे लिए जलेबी लेकर आओगी ना? कितने दिनों से कह रही हो, लेकिन आप हो कि लाते ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर गोमती चली जाती है। पूनम घर के कामों में लग जाती है और रिंकी बाहर खेलने चली जाती है। अरे कोमल और चांदनी, आज खेलोगी नहीं क्या तुम दोनों? नहीं रिंकी, अब से हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब से हम स्कूल पढ़ने जाएंगे और स्कूल जाने वाले बच्चे तुम जैसे गरीब न पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। हाँ रिंकी, इसलिए आज से तेरी हम लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं है। आज से तेरी हम सबकी कट्टी। क्या? स्कूल? वो क्या होता है? अरे पागल, स्कूल में हम जैसे अमीर लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। वहाँ जाने से बड़े होने के बाद हम बड़े बड़े अफसर, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर सब बन सकते हैं। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो अब से मैं भी तुम लोगों के साथ स्कूल जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर चांदनी और कोमल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बावली हो गई है क्या? अरे तेरे को एक टाइम भरपेट खाना मिल जाए वही तुम्हारे लिए बहुत है। आई बड़ी स्कूल जाने वाली, तुम्हें पता है उस स्कूल की कितनी फीस है? कितनी? अरे जितनी तेरी माँ पूरे साल भी जमींदार के घर बर्तन मांजकर नहीं कमा पाएगी। अब चल निकल यहाँ से, और अब से तुम्हारी हमसे कोई दोस्ती नहीं है, समझी? तुम लोग देख लेना, मैं जरूर स्कूल जाऊंगी और तुम लोगों से बड़े स्कूल में जाऊंगी और बड़े होकर बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। देख लेना तुम दोनों। हाँ। सपना अच्छा है रिंकी,
लेकिन ये सब तुम सिर्फ सपनों में ही कर सकती हो, हकीकत में नहीं। अब चलो भागो यहाँ से। रिंकी रोते रोते घर आ जाती है। अरे रिंकी, क्या हुआ? आज तो बड़ी जल्दी खेल कर आ गई। रिंकी बिना कोई जवाब दिए अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। क्या हुआ रिंकी? किसी से तेरी लड़ाई हुई क्या, या किसी ने तुझे कुछ कहा? लेकिन रिंकी फिर भी कोई जवाब नहीं देती है। शाम को गोमती काम पर से जब वापस आती है तो वो रिंकी के लिए एक जलेबी लेकर आती है। रिंकी बेटा, ये देख, तू कब से जलेबी की जिद कर रही थी ना, आज मैं तेरे लिए मालकिन से एक जलेबी मांग कर लाई हूँ। माँ, मुझे कोई जलेबी नहीं खानी है। अरे रे, क्या हुआ मेरी बेटी को? दीदी ने डांटा है क्या? क्या हुआ बेटा? माँ, पता नहीं इसे क्या हुआ है। जब से शाम को बाहर से खेल कर आई है तभी से इसका मुंह बना हुआ है। मुझे तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। अब आप ही इससे पूछ कर देखो, शायद ये आपको कुछ बता दे। रिंकी बेटा, क्या हुआ, बता मुझे। माँ, मुझे भी कोमल और चांदनी की तरह स्कूल जाकर बहुत बड़ा इंसान बनना है। मुझे भी पढ़ने जाना है माँ। लो, देख लिया ना माँ, और इसे बाहर खेलने भेजो। मैं पहले ही कहती थी ना, ये बाहर के बच्चों को देखकर घर आकर यही सब उठपटांग जिद करेगी। अब पूरा करो इसका जिद, कहाँ से पूरा करोगी? रिंकी बेटा, तुझे तो पता है ना, हम कितनी मुश्किल से एक वक्त का खाने का पैसा जुटाते हैं। अब ऐसी हालत में हम तुम्हें पढ़ने कैसे भेज सकते हैं? वहाँ तो पढ़ने के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना। ये तो बहुत गलत बात है ना माँ। शिक्षा सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए ही नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का हक सभी को बराबर होना चाहिए, और जिसमें काबिलियत हो नौकरी उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? फिर तो सारा जीवन हमारा ऐसे ही गरीबी में गुजरेगा। हाँ बेटी, हम गरीबों की किस्मत पहले से ही लिख दी जाती है। हम गरीबों की किस्मत में गरीबी और भुखमरी के सिवा कुछ नहीं लिखा होता। अब ये सब छोड़ और चलकर खाना खाते हैं। उसके बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। माँ, ये कैसा खाना है? सूखी रोटी? भला सूखी रोटी कौन खाता है माँ? माँ, इसकी जबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, तभी चर्बी चढ़ते जा रही है। सुन रिंकी, अब कल से तू घर में रहकर किसी के घर नहीं जाएगी। अब तू कल से मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने चलेगी, तभी तुझे पता चलेगा कि गरीबी में पैसे कैसे कमाते हैं। अब चुपचाप से ये रोटी खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं सही, मैं भी गरीबों की तरह ये सूखी रोटी नहीं खाऊंगी। कल से मैं भी मेहनत करूंगी और पेट भर अपने मनपसंद का खाना खाऊंगी। उसके बाद रिंकी अपनी थाली की रोटी उठाकर बाहर कुत्ते को खिला देती है। अगले दिन रिंकी अपनी दीदी के साथ जंगल लकड़ियाँ चुनने जाती है और पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ चुनकर उसे बाजार में बेचती है। देख लिया ना रिंकी, कितनी मेहनत से ये पैसे आते हैं। रिंकी, हम तेरे दुश्मन नहीं है, हम भी चाहते हैं कि तुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिले। लेकिन रिंकी, हम गरीब हैं, हम तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज तुमने ये जो पैसे कमाए हैं, इससे मैं तेरे लिए बहुत ही बढ़िया सा खाना जरूर बना सकती हूँ। पैसे लेकर वे लोग बाजार की तरफ जा ही रहे थे, तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया दीदी, मुझे कुछ पैसे दे दो दीदी। तभी रिंकी अपनी कमाई का सारा पैसा उस लड़की को दे देती है। रिंकी, तुमने सारे पैसे उस लड़की को क्यों दिए? तुम्हें पता है ना, उन पैसों की हमें कितनी ज्यादा जरूरत थी। आज फिर से तुम्हें सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं सूखी रोटी खा लूंगी। अगले दिन रिंकी जब पूनम के साथ जंगल लकड़ियाँ चुनने जाती है तो देखती है कि एक प्यारी सी हिरन जख्मी हालत में वहाँ पड़ी होती है। दीदी, ये हिरन तो काफी ज्यादा जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद दोनों बहन मिलकर उस हिरन के घाव पर पट्टी करती है और जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर उस हिरन के जख्मों पर लगाती है। और कुछ देर बाद जब उस हिरन को होश आता है तो उसे हरे हरे घास खाने को देती है। तभी अचानक से वो हिरन एक परी में बदल जाती है। ये देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती है। घबराओ नहीं, मैं इस जंगल की नीली परी हूँ। एक जादूगरनी मेरा पीछा कर रही थी, उसी से बचने के लिए मैंने हिरन का रूप लिया था, लेकिन एक शिकारी ने मेरा ये हाल कर दिया। पर तुम दोनों की वजह से
मेरी जान बच पाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बचाने के बदले तुम दोनों मुझसे कोई भी एक मनचाहा वरदान मांग सकती हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, ये तो हमारा फर्ज था, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पूनम, तुम मांगो, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। परी जी, वैसे तो हम अपनी गरीबी में बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बहन गरीबी में नहीं जीना चाहती है। वो पढ़ना चाहती है परी जी, और पढ़ लिखकर वो कुछ बड़ा करना चाहती है। लेकिन हमारे गांव के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गांव में एक ऐसा स्कूल हो जाए जहाँ गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उस स्कूल से पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। पूनम, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी चीजें मांगी है। ये लो पूनम, ये एक जादुई छोटा सा स्कूल है, और ये सिर्फ गरीबों का स्कूल नहीं बल्कि अमीरों के स्कूल से 100 गुना अच्छा सोने और चांदी का स्कूल है। इसका हर एक कमरा सोने और चांदी से बना हुआ है। तुम इस स्कूल को ले जाकर किसी खुले जमीन पर रख देना, ये अपने आप बड़ा हो जाएगा और इस स्कूल में सभी गरीबों के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। और इस स्कूल के बच्चों को खुद मैं पढ़ाने आऊंगी। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देकर इन गरीबी से बाहर निकालूंगी। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। उसके बाद दोनों बहनें परी का दिया हुआ छोटा सा सोने और चांदी का स्कूल लेकर घर आ जाती है और फिर खुले मैदान में वो स्कूल रख देती है। देखते ही देखते वो स्कूल काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर गांव के सभी बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, नीली परी पढ़ाने के साथ साथ गांव के गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी किया करती है। ये लो रोशनी, ये सोने के सिक्के हैं। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है ना, ये उनके इलाज के लिए है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी मैम। ऐसे ही नीली परी पढ़ाने के साथ साथ हर किसी की मदद भी किया करती है। जब ये बात चांदनी और कोमल को पता चलती है तो वो दोनों भी परी के सोने चांदी के स्कूल में आती है। अरे चांदनी, ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ देखो जगह जगह सोना ही सोना है। हाँ यार, अगर ये इतना सारा सोना हमारे पास आ जाए फिर तो हम इस गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। तभी नीली परी वहाँ आती है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बताओ परी जी, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है परी जी। हमें आप अपने सोने के स्कूल से कुछ सोना दे दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर सके। हाँ परी जी, चांदनी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज हमारी मदद करिए। ठीक है बच्चों, ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं। कोमल चांदनी जैसे ही पैसे लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि जहाँ पर उसका घर था अब वहाँ पर कोई घर नहीं है और उसके माता पिता पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हैं। उनका सब कुछ अब खत्म हो चुका है। ये देखकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर दोनों जल्दी से नीली परी मैडम के पास जाती है। हमें माफ कर दीजिए परी मैडम, हम लालच में अंधे हो चुके थे। हमने आपसे झूठ कहा था, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमें माफ कर दीजिए, हम समझ चुके हैं आप सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमें फिर से पहले की तरह कर दीजिए। उसके बाद नीली परी दोनों को माफ कर देती है और फिर गांव के सभी बच्चे उस सोने चांदी के स्कूल में खुशी खुशी पढ़ने लगते हैं।